नमस्ते। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो जो ऊपर से देखने में शायद सीधा लगे, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे सामने मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नजरिया के कुछ अंश हैं। जी, अब देखिए, जब हम समाजवाद के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अर्थव्यवस्था, सरकार का कंट्रोल, अमीरी गरीबी। हाँ, आमतौर पर यही सब। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाती है। तो आज हमारा मकसद बस ये समझना है कि लेखक के हिसाब से समाजवाद और इस्लाम दो पूरी तरह से अलग बल्कि एक दूसरे से बेमेल विचारधाराएं क्यों हैं। बिल्कुल, और हम यहाँ सिर्फ लेखक के तर्कों को सामने रख रहे हैं, जैसा कि वो अपनी किताब में पेश करते हैं। हाँ, हमारा काम बस विश्लेषण करना है। और ये सफर शुरू से ही बहुत दिलचस्प है, क्योंकि लेखक पहले पन्ने पर ही एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। क्या दावा है? वो साफ कहते हैं कि कोई भी इंसान एक ही वक्त में मुसलमान और समाजवादी दोनों नहीं हो सकता। वो लिखते हैं कि ये सोचना कि इन दोनों में कोई टकराव नहीं, एक सरतापा गलत ख्याल है। उनके लिए ये दो ऐसे रास्ते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते हैं। वाह, ये तो वाकई एक बहुत मजबूत शुरुआत है। मतलब कोई बीच का रास्ता ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। तो सवाल ये उठता है कि एक आर्थिक सिद्धांत को लेकर इतना बड़ा वैचारिक फैसला क्यों? लेखक इस नतीजे पर पहुंचते कैसे हैं? क्या वो सीधे आर्थिक नीतियों पर बात करते हैं, जैसे दौलत का बंटवारा, या नहीं, और यही इस किताब के तर्क को सबसे अलग और दिलचस्प बनाता है। अच्छा, लेखक समाजवाद की आर्थिक नीतियों पर बहस करने में लगभग कोई वक्त नहीं लगाते। उनका पूरा हमला इसकी वैचारिक नींव पर है। तो फिर शुरुआत कहाँ से होती है? वो अपनी बात की शुरुआत अर्थशास्त्र से नहीं बल्कि दर्शन और विज्ञान से करते हैं। वो समाजवाद का रिश्ता सीधे तौर पर 19वीं सदी के दो बड़े विचारकों से जोड़ते हैं, चार्ल्स डार्विन और कार्ल मार्क्स। एक मिनट, डार्विन, ये कनेक्शन तो बहुत हैरान करने वाला है। आमतौर पर डार्विन को तो हम जीव विज्ञान और विकासवाद के लिए जानते हैं। हाँ, एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा को वो डार्विन से कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, ये कनेक्शन ही उनके तर्क का सबसे अहम हिस्सा है। लेखक फ्रेडरिक एंगल्स के एक भाषण का हवाला देते हैं जो उन्होंने 1883 में कार्ल मार्क्स की कब्र पर दिया था। एंगल्स ने कहा था, जिस तरह डार्विन ने कुदरत में विकास के कानून का पता लगाया, उसी तरह मार्क्स ने इंसानी तारीख के विकास के कानून का पता लगाया। ठीक है। लेखक के लिए ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक तरह का कबूलनामा था। वो कहते हैं कि जिंदगी के दो सबसे बुनियादी सवाल होते हैं। क्या? पहला, हम इस दुनिया में आए कैसे, और दूसरा, हमें यहाँ करना क्या है। ठीक है, दुनिया की शुरुआत और जिंदगी का मकसद। बिल्कुल। लेखक के मुताबिक डार्विन ने पहले सवाल का जवाब दे दिया। उनके विकासवाद के सिद्धांत ने एक ऐसी व्याख्या दी कि ये दुनिया और इसमें मौजूद जीव जंतु बिना किसी बनाने वाले के यानी खुदा के कैसे वजूद में आए। ठीक है। और फिर मार्क्स ने दूसरे सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि इंसानी समाज का मकसद क्या है और इतिहास किस दिशा में जा रहा है, और इस पूरी कहानी में भी खुदा के लिए कोई जगह नहीं थी। अच्छा, तो डार्विन और मार्क्स ने मिलकर लेखक के अनुसार एक ऐसा मुकम्मल, एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया जो जिंदगी के हर सवाल का जवाब देता था, लेकिन पूरी तरह से खुदा को नजरअंदाज करके। हाँ, यही उनका तर्क है। तो लेखक कह रहे हैं कि समाजवाद सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि एक खुदा से बेजार फलसफा है। सही। ये जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है जो डार्विन के जीव विज्ञान और मार्क्स के इतिहास के सिद्धांत पर खड़ा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। क्या? यूरोप में इस तरह के ईश्वर विहीन दर्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्या हो रहा था कि लोगों ने एक ऐसे नजरिए को हाथों हाथ लिया? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए लेखक हमें करीब 400 साल पीछे ले जाते हैं, 17वीं सदी के यूरोप में। अच्छा। वो एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहां एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा था विज्ञान और चर्च के बीच। लेखक का मानना है कि समाजवाद किसी खाली जगह में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये यूरोप के चर्च के खिलाफ एक सीधी और तीखी प्रतिक्रिया का नतीजा था। चर्च के खिलाफ प्रतिक्रिया? मतलब मामला सिर्फ विचारों का नहीं था, उससे भी ज्यादा कुछ था। हाँ, बहुत ज्यादा। लेखक के मुताबिक उस दौर का यूरोपियन चर्च बहुत भ्रष्ट और दमनकारी हो चुका था। पादरियों ने धर्म को अपनी ताकत और दौलत बढ़ाने का जरिया बना लिया था। अच्छा। वो खुद को खुदा और आम इंसान के बीच का बिचौलिया बताते थे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था गुनाहों की माफी के सर्टिफिकेट या इंडल्जेंसेस की बिक्री।
एक मिनट, ये सुनने में ही अजीब लगता है। इसका मतलब क्या था? क्या लोग सच में पैसे देकर अपने गुनाह माफ करवा सकते थे? लोगों को यही यकीन दिलाया जाता था। चर्च ये दावा करता था कि अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आप एक तय रकम चुकाकर माफी का सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। और जन्नत में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस पैसे से चर्च के बड़े बड़े अधिकारी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, मजहबी धोखाधड़ी थी। तो जब यूरोप में तर्क और विज्ञान की नई लहर उठी और लोगों ने इन बातों पर सवाल करना शुरू किया, तो चर्च ने उन्हें चुप कराने के लिए जुल्म का रास्ता अपनाया। और यही पर शायद वो इंक्विजिशन यानी चर्च की अदालतों का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। और जब हम इंक्विजिशन की बात करते हैं तो ये कोई मामूली अदालत नहीं थी। ये एक शक्तिशाली और खौफनाक व्यवस्था थी। इसे चर्च ने किसी भी ऐसे विचार को कुचलने के लिए बनाया था जो उसके अधिकार को चुनौती देता हो। ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं थी, ये असहमति रखने वालों के लिए मौत का फरमान था। मौत का फरमान? हाँ, किताब में बताया गया है कि ब्रूनो जैसे विचारक को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो कहते थे कि कायनात बहुत बड़ी है और हमारी धरती उसका केंद्र नहीं है। हे भगवान! गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें अपने विचार वापस लेने पर मजबूर किया गया। किताब के मुताबिक सिर्फ स्पेन में ही इन अदालतों ने हजारों लोगों को जिंदा जलाने का हुक्म दिया था। ये तो बहुत भयानक है। तो लेखक का तर्क ये है कि चर्च के इस क्रूर रवैये ने लोगों को सिर्फ चर्च से ही नहीं बल्कि धीरे धीरे धर्म और खुदा से ही दूर कर दिया। हाँ, यही उनके तर्क की अगली कड़ी है। अच्छा। विज्ञान और तर्क के इस हिंसक विरोध ने यूरोप के बुद्धिजीवियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट धर्म ही है। चर्च की इन ज्यादतियों के नतीजे में जो बगावत शुरू हुई वो सिर्फ पादरियों के खिलाफ नहीं रही बल्कि वो खुदा के खिलाफ बगावत बन गई। इससे यूरोप में एक बहुत बड़ा बौद्धिक शून्य, एक इंटेलेक्चुअल वैक्यूम पैदा हो गया। पुराने जवाब अब काम नहीं कर रहे थे और नए जवाबों की तलाश थी। और लेखक के अनुसार इसी शून्य को भरने के लिए डार्विन और मार्क्स सामने आए। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे लेखक समाजवाद को एक पेड़ की तरह देख रहे हैं। हम अक्सर इसकी शाखाओं और पत्तों को देखते हैं, मतलब आर्थिक नीतियां। सही। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली मुद्दा इसकी जड़ें हैं, जो उनके मुताबिक नास्तिकता की मिट्टी में बहुत गहराई तक दबी हुई हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे समझाया है। यही उनका मुख्य तर्क है। उस बौद्धिक शून्य में मार्क्स ने अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत पेश किया। ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। आसान शब्दों में कहें तो मार्क्स का कहना था कि इतिहास को बड़े बड़े राजा या कोई महान विचार या खुदा नहीं चलाते। तो फिर कौन चलाता है? इतिहास का असली इंजन भौतिक चीजें हैं, यानी पैसा, जमीन और उत्पादन के साधन। और इतिहास आगे बढ़ता है दो वर्गों के टकराव से। कौन से दो वर्ग? एक वो जिनके पास सब कुछ है, मतलब अमीर, और दूसरा वो जिनके पास कुछ नहीं है, मतलब गरीब। ठीक है। मार्क्स के मुताबिक ये वर्ग संघर्षी समाज को एक दौर से दूसरे दौर में ले जाता है। इस पूरी कहानी में किसी आसमानी ताकत या ईश्वरीय योजना की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये सीधे तौर पर इतिहास की धार्मिक व्याख्या को खारिज करना था। बिल्कुल। तो लेखक के लिए समाजवाद को अपनाना सिर्फ एक आर्थिक मॉडल चुनना नहीं है, नहीं, बल्कि एक पूरे नास्तिक दर्शन को अपनाना है जो इस्लाम की बुनियादी तालीम के बिल्कुल खिलाफ है। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। बहुत बड़ा। लेखक के अनुसार इस्लाम का केंद्र तौहीद है, यानी एक खुदा की संप्रभुता और ये मानना कि इंसान अपनी जिंदगी खुदा के हुक्म के मुताबिक गुजारेगा। जबकि समाजवाद अपनी जड़ों में इंसान को ही सबसे ऊपर रखता है और हर चीज इंसान के अपने फैसलों पर छोड़ता है, न कि किसी आसमानी हिदायत पर। तो इस लिहाज से लेखक के लिए ये दो नजरिए एक दूसरे की पूरी तरह से जिद हैं। हाँ, वो कहते हैं कि आप एक ही वक्त में दो अलग अलग मालिक की गुलामी नहीं कर सकते। तो अगर हम लेखक के पूरे तर्क को एक साथ जोड़कर देखें तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। यूरोप में एक भ्रष्ट और जालिम चर्च के खिलाफ बगावत होती है। ये बगावत धीरे धीरे खुदा के खिलाफ बगावत में बदल जाती है। सही। जिससे एक वैचारिक खालीपन पैदा होता है। इस खालीपन को भरने के लिए डार्विन बताते हैं कि दुनिया खुदा के बिना कैसे बनी और मार्क्स बताते हैं कि समाज खुदा के बिना कैसे चलता है। हाँ। और इसी नास्तिक नींव पर खड़ी इमारत का नाम लेखक के अनुसार समाजवाद है।
आपने इसे एकदम सही तरीके से पेश किया है। यही वजह है कि लेखक समाजवाद को सिर्फ एक आर्थिक प्रोग्राम नहीं मानते, बल्कि उसे एक मुकम्मल दीन या जीवन व्यवस्था के तौर पर देखते हैं। इस्लाम के मुकाबले में। हाँ, जो इस्लाम के मुकाबले में खड़ा किया गया है। हम्म। उनके लिए ये चुनना कि संपत्ति निजी होनी चाहिए या सरकारी, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि संप्रभुता किसकी होगी, इंसान की या खुदा की। और समाजवाद उनके तर्क के मुताबिक इंसान की संप्रभुता का ऐलान करता है। तो इन अंशों से जो बात साफ उभर कर आती है वो ये है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान का विश्लेषण समाजवाद की आधुनिक आर्थिक नीतियों पर है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसकी ऐतिहासिक और दार्शनिक जड़ों पर केंद्रित है। वो इस विचारधारा को उसके जन्म के समय और स्थान यानी 17वीं से 19वीं सदी के यूरोप से जोड़कर देखते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि आप इस विचारधारा को उसके इस खास संदर्भ से अलग नहीं कर सकते। और यही उनके तर्क की ताकत भी है और शायद सीमा भी। उनका पूरा विश्लेषण इस बात पर टिका है कि समाजवाद की पैदाइश के हालात ही उसकी डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब वो कहते हैं कि जिस तरह आप एक जहरीले पेड़ से मीठा फल हासिल नहीं कर सकते, उसी तरह आप एक ऐसी विचारधारा से जिसकी बुनियाद ही खुदा के इनकार पर रखी गई हो, कोई ऐसी चीज नहीं निकाल सकती जो इस्लाम के साथ मेल खाती हो। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। ये किताब समाजवाद को ईसाई धर्म और उसकी संस्थाओं के एक खास ऐतिहासिक रूप की प्रतिक्रिया के तौर पर देखती है। हाँ, एक बहुत खास संदर्भ में। तो ये सोचना लाजमी है कि किसी विचारधारा और धर्म के बीच का रिश्ता कैसे बदल सकता है अगर ऐतिहासिक संदर्भ और धार्मिक संस्था का स्वरूप बिल्कुल अलग हो। सही बात है। क्या ये टकराव हमेशा इतना ही सीधा और स्पष्ट रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचने की जरूरत है। नमस्ते, आज की हमारी चर्चा एक ऐसे आज हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नज़रिया के कुछ हिस्से हैं, और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। बाहर से देखने में तो लगता है कि इस्लाम और सोशलिज्म दोनों ही गरीबों की, मजलूमों की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं। तो फिर लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मतलब कट्टर दुश्मन हैं? ये तो साथ चलने वाली बातें लगती हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल ही मतलब इस पूरी बहस की जड़ है। किताब की शुरुआत ही एक बहुत मजबूत दावे से होती है। लेखक का कहना है कि इन दोनों विचारधाराओं की बुनियाद वो ही एक दूसरे से एकदम अलग है। ये दो समानांतर रेखाओं की तरह हैं। समानांतर रेखाएं? हाँ, जो दिखती तो हैं कि एक ही दिशा में जा रही हैं, पर असल में मिलती कभी नहीं। समानांतर रेखाएं, ये तो काफी मजबूत तस्वीर है। मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर का मतभेद नहीं है। ऐसा नहीं कि बस कुछ आर्थिक नीतियों पर असहमति हो। किताब के मुताबिक ये टकराव आर्थिक या सामाजिक है ही नहीं, ये दार्शनिक है। ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग चश्मों जैसा है। अच्छा। एक चश्मे से हर चीज में खुदा की मर्जी दिखती है और दूसरे चश्मे से हर चीज सिर्फ मादा यानी मैटर और उसके नियमों का खेल नजर आती है। लेखक का तर्क है कि आप एक ही वक्त में दोनों चश्मे नहीं पहन सकते। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहले हमें सोशलिज्म के चश्मे को समझना पड़ेगा। किताब मार्क्स के नजरिए को कैसे पेश करती है? खासतौर पर ये ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में कहें तो क्या मार्क्स ये कह रहे थे कि हमारा इतिहास भगवान ने नहीं बल्कि हमारी मशीनों और औजारों ने लिखा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। किताब इसी तरह से मार्क्स की थ्योरी को सामने रखती है। मार्क्स के लिए इंसानी समाज का विकास किसी दैवीय योजना का हिस्सा नहीं है। ये एक जैविक प्रक्रिया की तरह है। जैसे एक बीज से पेड़ बनता है, उसे जमीन, हवा, पानी चाहिए, किसी ऊपर वाले के इशारे की जरूरत नहीं। तो मार्क्स के मुताबिक समाज भी भौतिक परिस्थितियों की वजह से ही बदला है, किसी आसमानी ताकत की वजह से नहीं। अरे वाह! और इसी सिलसिले में किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बड़े मजेदार बात का जिक्र करती है कि इंसान औजार बनाने वाला जानवर है। ये तो एक मजाकिया सा कमेंट लगता है, पर मार्क्स ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है ना? बहुत ज्यादा गंभीरता से। किताब बताती है कि मार्क्स के लिए यही वो चाबी थी जिससे इंसानी इतिहास के सारे ताले खुलते थे। उनका कहना था कि इंसान की असल कहानी उसके औजारों के विकास की कहानी है। अच्छा। पत्थर के औजार थे तो समाज अलग था, हल आया तो सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म आ गया,
और जब भाप के इंजन और बड़ी बड़ी मशीनें आईं, तो पूंजीवाद आ गया। बिल्कुल, तो पूरी कहानी का हीरो उत्पादन के साधन है, खुदा नहीं। तो फिर इस्लाम और मार्क्सवाद के बीच पहला और सबसे बड़ा टकराव यही हुआ कि एक की कहानी का हीरो खुदा है और दूसरी की कहानी का हीरो मादा यानी मैटर। हाँ, किताब के विश्लेषण का निचोड़ यही है। लेखक इसे मार्क्सवादी नजरिए की तरदीद इस्लाम की तरफ से, मतलब इस्लाम द्वारा मार्क्सवादी सिद्धांत का खंडन, शीर्षक के नीचे समझाते हैं। वो कहते हैं कि मार्क्सवाद इंसान के हर बड़े सवाल का जवाब भौतिक दुनिया के अंदर ही खोजता है। जैसे हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, इन सब का जवाब हमारे आर्थिक हालात में छिपा हुआ है। जबकि इस्लाम कहता है कि इन सवालों का जवाब कायनात बनाने वाले के पास है। ये तो सच में तो अलग-अलग पते हैं एक ही खत के लिए। बिल्कुल। तो अगर बुनियाद ही इतनी अलग है, एक खुदा पर और दूसरी सिर्फ मादे पर, तो इसका असर समाज के चलने के तरीके पर कैसे पड़ता है? यहीं पर शायद वो उत्पादन की शक्तियों और सामाजिक संबंधों वाली बात आती है ना? जी, यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। किताब समझाती है कि मार्क्स के अनुसार इतिहास वो कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं दो ताकतों के बीच की एक अंतहीन कुश्ती है। उत्पादन की शक्तियां मतलब हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मशीनें, काम करने के नए तरीके, ये हमेशा आगे बढ़ना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं। ये तो समझ आता है, टेक्नोलॉजी तो हर दिन बदल रही है। लेकिन सामाजिक संबंध, मतलब समाज का ढांचा, मालिकाना हक के कानून, अमीर गरीब का रिश्ता, ये बदलना नहीं चाहते। अच्छा, ये पुराने ढर्रे पर ही चलना चाहते हैं। तो एक तरफ एक ताकत है जो लगातार फैल रही है और दूसरी तरफ एक ढांचा है जो उसे रोके हुए है। अच्छा, तो ये ऐसा हुआ जैसे किसी पुराने छोटे पड़ चुके बर्तन में हम कोई ऐसी चीज डाल दें जो फूल रही हो, एक न एक दिन तो बर्तन चटक ही जाएगा। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। किताब बिल्कुल यही तस्वीर पेश करती है। मार्क्स के लिए सामाजिक क्रांति कोई हादसा या किसी नेता की मर्जी का नतीजा नहीं है, ये एक भौतिक नियम है। एक नियम? हाँ, जब वो फैलता हुआ पदार्थ बर्तन को तोड़ देता है तो वही क्रांति है। आर्थिक बुनियाद के बदलते ही पूरा कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक ढांचा, जिसे मार्क्स सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये मानना थोड़ा अजीब नहीं है कि क्रांति होके ही रहेगी? मतलब मार्क्स के हिसाब से ये तय है, इसमें इंसान की मर्जी या कोशिश का कोई रोल नहीं। ये तो तकदीर लिखने जैसा हो गया। बस लिखने वाला इंसान नहीं, इकोनॉमिक फोर्सेस हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। किताब में मार्क्स के अपने शब्दों का हवाला दिया गया है। इंसानी चेतना इन भौतिक हालात को तय नहीं करती, बल्कि भौतिक हालात इंसानी चेतना को तय करते हैं। एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे नैतिक मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, सब कुछ हमारे आर्थिक ढांचे का एक प्रतिबिंब मात्र है। क्या? हाँ, अगर आप एक पूंजीवादी समाज में हैं तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे। बुनियाद बदलेगी तो विचार भी अपने आप बदल जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा दावा है। यानी हमारा दिमाग, हमारी रूह, हमारे यकीन, सब हमारे समाज की आर्थिक हकीकत के गुलाम है। मार्क्सवादी नजरिए से देखें तो हाँ, किताब इसी बात को इस्लाम के नजरिए से चुनौती देती है। इस्लाम कहता है कि इंसान की चेतना और उसके नैतिक चुनाव आजाद हैं और वो भौतिक हालातों से ऊपर उठ सकते हैं। जबकि मार्क्सवाद कहता है कि चेतना तो बस आर्थिक मशीनरी से निकलने वाला धुआं है। ठीक कहा। ठीक है, इस टकला को और गहराई से समझते हैं। वो जो पुराना बर्तन है, यानी पूंजीवादी समाज, उसमें असल दरार कहां पर है? किताब के मुताबिक निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इस समस्या की जड़ कैसे है? किताब इस बात को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाती है। औद्योगिक क्रांति से पहले का सोचिए, एक मोची या एक बढ़ई, ठीक है। उसके औजार उसी के थे, वो जो बनाता था वो भी उसी का होता था, काम करने वाला और मालिक एक ही इंसान था। हाँ, मतलब मेहनत भी उसकी, फायदा भी उसका, सीधा हिसाब। बिल्कुल। लेकिन फिर आई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। अब जूते या मेज कोई एक इंसान नहीं बना रहा, सैकड़ों मजदूर मिलकर बना रहे हैं। तो उत्पादन का तरीका तो सामाजिक हो गया, सब मिलकर काम कर रहे हैं। टीम वर्क। पर फैक्ट्री का मालिकाना हक और सारा मुनाफा वो कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में रहा। काम सामाजिक, फायदा व्यक्तिगत। मार्क्स के अनुसार यही पूंजीवाद का वो बुनियादी अंतर्विरोध है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला करता है। अच्छा, तो काम तो टीम वर्क की तरह हो रहा है, लेकिन मैच का सारा इनाम सिर्फ कैप्टन को मिल रहा है।
बाकी खिलाड़ियों को बस थोड़ी सी तनख्वाह, ये तो जाहिर है कि तनाव पैदा करेगा। सही कहा। और किताब के मुताबिक मार्क्स का कहना है कि ये तनाव वक्त के साथ कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ता जाएगा। मशीनें और बेहतर होंगी, उत्पादन और बढ़ेगा, पूंजीपति और अमीर होंगे, लेकिन मजदूरों का शोषण भी बढ़ता जाएगा। और एक दिन ये तनाव उस बर्तन को तोड़ देगा। और यहीं पर वो आखिरी चुनाती क्रांति की बात आती है, वो क्रांति जो सब कुछ बदल देगी। जी, किताब समझाती है कि मार्क्सवाद की नज़र में ये एक ऐतिहासिक ज़रूरत बन जाएगी। मजदूर वर्ग, जिसे वो प्रोलेटेरिएट कहते हैं, वो पूंजीपति वर्ग यानी बुर्जवाजी के खिलाफ उठ खड़ा होगा। मतलब उनके पास कोई और चारा ही नहीं बचेगा। कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा सिवाय इसके कि संगठित होकर इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए। और इस क्रांति का नतीजा क्या होगा? क्या एक नई तरह की सरकार बनेगी या कुछ और? नहीं, नतीजा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। निजी संपत्ति की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी को खत्म कर दिया जाएगा। फैक्ट्रियां, मशीनें, जमीन, सब कुछ किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज की मिल्कियत होगी। पूरे समाज की? हाँ, जब कोई निजी मालिक ही नहीं होगा तो कोई वर्ग भी नहीं होगा, ना अमीर ना गरीब। और जब वर्ग ही नहीं होंगे तो उनकी रक्षा के लिए सरकार या पुलिस की भी जरूरत नहीं होगी। कोई वर्ग नहीं, कोई सरकार नहीं। ये तो एक यूटोपिया, एक आदर्श दुनिया जैसी बात लग रही है। और किताब में इतिहास के अंत का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि समय रुक जाएगा। मार्क्स के लिए इतिहास की जो द्विजीय शिला मतलब ड्राइविंग फोर्स, वो वर्ग संघर्ष रहा है। अच्छा, वर्गों की लड़ाई। हाँ, आजाद और गुलाम, सामंत और किसान, पूंजीपति और मजदूर, हर युग में दो वर्गों की लड़ाई ने ही समाज को आगे बढ़ाया है। जब उस अंतिम क्रांति के बाद वर्ग ही खत्म हो जाएंगे तो ये संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। तो इतिहास रुक जाएगा। इतिहास अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। समाज एक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण अवस्था में आ जाएगा, जहां हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेगा और अपनी जरूरत के हिसाब से पाएगा। ये मार्क्सवादी विचारधारा का अंतिम लक्ष्य है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम उस शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब के नजरिए से इस्लाम और सोशलिज्म एक साथ क्यों नहीं चल सकते? मुझे लगता है अब तस्वीर काफी साफ हो गई है। बिल्कुल, किताब का निचोड़ यही है कि सोशलिज्म सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं है। ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है जिसकी बुनियाद में खुदा के लिए कोई जगह नहीं है। ये इंसान की पहचान एक औजान बनाने वाले जानवर के तौर पर करता है, जिसकी चेतना उसके आर्थिक हालात तय करते हैं। और इंसान की जिंदगी का मकसद वर्ग संघर्ष को खत्म करके इतिहास को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। जबकि इस्लाम की तो पूरी इमारत ही इस यकीन पर खड़ी है कि इंसान खुदा की सबसे बेहतरीन मखलूक है, जिसे एक नैतिक उद्देश्य के साथ जमीन पर भेजा गया है। उसकी चेतना आजाद है और उसकी जिंदगी का मकसद खुदा की रजा हासिल करना है। ये तो वाकई दो बिल्कुल अलग दुनिया है। जी, किताब का तर्क यही है कि आप इन दोनों को मिला नहीं सकते। अगर आप सोशलिज्म की भौतिकवादी नींव को स्वीकार करते हैं तो आपको आस्था की बुनियाद को खारिज करना पड़ेगा। और अगर आप आस्था को मानते हैं तो आप ये नहीं मान सकते कि कायनात अपने आप कुछ भौतिक नियमों के तहत चल रही है और इंसान का इतिहास पहले से तय है। ये दो नजरिए एक दूसरे की जड़ काटते हैं। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये किताब एक आर्थिक विचारधारा का दार्शनिक खंडन करती है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है जिस पर सोचा जाना चाहिए। क्या किसी आर्थिक सिद्धांत जैसे कि सोशलिज्म को उसकी दार्शनिक जड़ों से काटकर अलग किया जा सकता है? क्या कोई कह सकता है कि मैं मार्क्स के आर्थिक विश्लेषण को तो मानता हूं लेकिन उसके भौतिकवाद और नास्तिकता को नहीं मानता? या फिर दो बिल्कुल अलग विश्व दृष्टि को मिलाने की कोई भी कोशिश आखिर में नाकाम ही होगी, क्योंकि हकीकत को लेकर उनके बुनियादी अनुमान ही एक दूसरे के खिलाफ है। आज हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान की किताब सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नज़रिया के कुछ हिस्से हैं और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। बाहर से देखने में तो लगता है कि आज हमारे हाथ में मौलाना वहीदुद्दीन खान की एक बड़ी दिलचस्प किताब है। इसका शीर्षक है सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नज़रिया। ये टाइटल ही मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा करता है। बिल्कुल, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। शीर्षक से ही लेखक ने अपना नजरिया एकदम साफ कर दिया है। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। देखिए, आमतौर पर जब हम इस्लाम और समाजवाद की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मजहबी मामला है और दूसरा पूरी तरह से आर्थिक। सही बात है,
एक का ताल्लुक खुदा से और दूसरे का रोटी कपड़ा और मकान से। बिल्कुल। लेकिन ये किताब कहती है कि मामला इतना सीधा नहीं है। तो आज हमारी कोशिश इसी गुत्थी को सुलझाने की है। हम इस किताब में दिए गए तर्कों की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक के मुताबिक ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से इतनी जुदा क्यों हैं कि उनका मिलना नामुमकिन है। और लेखक की बात किताब की शुरुआत में ही बहुत मजबूती से रखते हैं। उनका कहना है कि ये कोई, आप कह सकते हैं, मामूली मतभेद नहीं है। ये दो अलग अलग यूनिवर्स हैं। एक की बुनियाद खुदा पर ईमान है, दूसरे की बुनियाद खुदा का इनकार। लेखक के लिए ये टकराव सिर्फ आर्थिक नीतियों का नहीं है, बल्कि हकीकत को देखने के दो बिल्कुल अलग चश्मों का है। अच्छा। हाँ, आप दुनिया को कैसी देखते हैं, इंसान को क्या समझते हैं, इतिहास को कैसे पढ़ते हैं और सही गलत का फैसला कैसे करते हैं, इन सभी सवालों पर ये दोनों विचारधाराएं अलग अलग खड़ी हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों विचारधाराएं इतिहास को देखती कैसे हैं। मुझे लगता है लेखक के मुताबिक सारा वैचारिक झगड़ा यहीं से शुरू होता है। किताब में इसे पहला इख्तिलाफ कहा गया है, तो इतिहास को लेकर इनका नजरिया इतना अलग कैसे है? ये सबसे बुनियादी फर्क है। मार्क्सवादी फलसफे की एक बुनियाद है जिसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या तारीखी माध्यत कहते हैं। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए कि मार्क्स के लिए समाज एक इमारत की तरह है। ठीक है। इस इमारत की जो नींव है वो है पैसा, फैक्ट्री, जमीन, मतलब अर्थव्यवस्था। और ऊपर की जो मंजिलें हैं, जैसे हमारा धर्म, कानून, हमारी सोच, कला, वो सब इसी नींव पर टिकी हैं। अच्छा, मतलब जैसी नींव होगी वैसी ही इमारत दिखेगी। बिल्कुल। तो उनके मुताबिक इतिहास में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, जंगें, इनकलाब, नए मजहबों का आना, उन सब की असली वजह आर्थिक थी। सब कुछ तबकाती कशमकश, यानी अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई का नतीजा था। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन फिर इस नजरिए से देखा जाए तो नबियों और पैगंबरों का क्या मकाम है? इस्लामी नजरिए में तो उन्हें खुदा का पैगाम लाने वाला माना जाता है, जो इंसानों की भलाई के लिए आए। और यहीं पर सीधी टक्कर होती है। समाजवादी व्याख्या के मुताबिक नबी भी अपने दौर के आर्थिक हालात की ही पैदाइश थे। वो भी उसी वर्ग संघर्ष का हिस्सा थे। लेखक इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये नबियों के मिशन को बहुत बहुत छोटा करके देखने जैसा है। छोटा करके देखना, हाँ। ये ऐसा है जैसे आप कहें कि वो सिर्फ एक आर्थिक सुधार करने आए थे, जबकि उनका असल मकसद तो इंसान को उसके बनाने वाले से जोड़ना था। मतलब ये कि एक विचारधारा कह रही है कि इतिहास का इंजन अर्थव्यवस्था है और दूसरी कह रही है कि इतिहास को दिशा देने वाली सबसे बड़ी ताकत खुदाई रहनुमाई यानी डिवाइन गाइडेंस है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल उठता है, जो किताब में पेज 21 पर लेनिन के हवाले से समझाया गया है। अगर धर्म, कानून, सब कुछ सिर्फ आर्थिक हालात का नतीजा है, तो फिर नैतिकता का क्या? अच्छा और बुरा क्या है? लेनिन साफ कहते हैं कि हम हर उस नैतिकता को खारिज करते हैं जो इंसानी समाज से बाहर या वर्ग संघर्ष से बाहर किसी उसूल पर बनी हो। मतलब उनके लिए नैतिकता हुक्मरान तबके का एक हथियार है, जिससे वो मजदूरों का शोषण करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब धोखा है। अच्छा, तो इतिहास को देखने का नजरिया तो बिल्कुल अलग है, पर बात सिर्फ इतिहास की नहीं, मॉरल्स की भी है। कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत, इस पर तो दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। यहीं से लेखक अपने दूसरे इख्तिलाफ पर आते हैं ना? हाँ, और ये फर्क शायद पहले वाले से भी ज्यादा गहरा है। सवाल यह है कि क्या नैतिकता के उसूल हमेशा के लिए होते हैं या वो वक्त और हालात के साथ बदलते रहते हैं? तो समाजवाद इस सवाल का क्या जवाब देता है? समाजवाद कहता है कि नैतिकता पूरी तरह से तबकाती यानी वर्गीय होती है। वर्गीय? हाँ, मतलब जो कुछ भी मजदूर वर्ग के इनकलाब के लिए फायदेमंद है वो नैतिक है, और जो कुछ भी उसके रास्ते में रुकावट डालता है वो अनैतिक है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। जैसे मान लीजिए झूठ बोलना, क्या वो भी नैतिक हो सकता है? उनके फलसफे के मुताबिक हाँ, अगर सर्वहारा वर्ग यानी प्रोलेतारियत के मकसद को पूरा करने के लिए झूठ बोलना, धोखा देना या हिंसा करना जरूरी है, तो वो उस खास हालात में नैतिक माना जाएगा। मतलब कोई भी उसूल हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं है। नैतिकता एक औजार है जिसे वर्ग हित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इस्लामी नजरिए से बिल्कुल उल्टा है। इस्लाम तो कहता है कि कुछ चीजें हमेशा से अच्छी और हमेशा अच्छी रहेंगी। बिल्कुल। इस्लामी नजरिया इस बात पर कायम है कि नैतिकता की बुनियाद खुदा के दिए हुए उसूलों पर है।
ये इटर्नल ट्रूथ्स हैं, यानी हमेशा रहने वाली सच्चाइयाँ। सच बोलना, इंसाफ करना, वादा निभाना, माँ बाप का सम्मान करना, ये चीज़ें इसलिए सही नहीं है क्योंकि इनसे किसी खास वर्ग को फायदा होता है, बल्कि इसलिए सही है क्योंकि खुदा ने इन्हें सही कहा है। ये उसूल किसी ज़माने, किसी मुल्क या किसी वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हैं, और ये कभी नहीं बदलेंगे। लेखक ने अपनी इस बात को साबित करने के लिए किसी समाजवादी विचारक का भी हवाला दिया है। हाँ, और ये बहुत मजबूत हवाला है। पेज 24 पर वो मार्क्स के साथ ही फ्रेडरिक एंगेल्स की मशहूर किताब एंटी ड्यूरिंग का जिक्र करते हैं। अच्छा। एंगेल्स इसमें बिना किसी झिझक के लिखते हैं कि हम हर उस नैतिक सिद्धांत को रद्द करते हैं जो हमेशा के लिए या आखिरी तौर पर सही होने का दावा करे। वो साफ कहते हैं कि नैतिकता हमेशा से तबकाती रही है। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये उनके फलसफे का एक बुनियादी हिस्सा है। बिल्कुल। या तो वो हुक्मरान तबके के हितों की नुमाइंदगी करती थी, या फिर जब मजलूम तबका ताकतवर हुआ तो उसने अपने भविष्य के हितों की नुमाइंदगी की। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा वैचारिक फर्क है। ठीक है, तो अब तक हमने दो बड़े फर्क देखे। पहला, इतिहास की वजह क्या है, आर्थिक संघर्ष या खुदा का दखल। दूसरा, नैतिकता की बुनियाद क्या है, वर्ग हित या खुदा का हुक्म। अब जाहिर है कि अगर शुरुआत इतनी अलग है तो मंजिल भी अलग ही होगी। बिल्कुल। इंसानियत के भविष्य को लेकर इन दोनों का क्या नजरिया है? किताब में इसे तीसरा इख्तिलाफ कहा गया है। मंजिल भी उतनी ही अलग है जितना कि रास्ता। मार्क्स का फलसफा एक तरह की तारीखी जबरियत यानी हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म पर यकीन रखता है। फिर से एक भारी शब्द, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतिहास एक तयशुदा रास्ते पर चल रहा है, जैसे कोई ट्रेन अपनी पटरी पर चल रही हो। वो कुछ स्टेशन से गुजरेगी, जैसे सामंतवाद, फिर पूंजीवाद, और आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और वो मंजिल है एक कम्युनिस्ट समाज, एक ऐसी दुनिया जहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। हाँ, और हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से लेगा और अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करेगा। ये एक तरह की जमीनी जन्नत का तस्वुर है। और इस जन्नत तक पहुंचने का रास्ता क्या है? रास्ता है सिर्फ और सिर्फ मादी और आर्थिक तरक्की। सिर्फ आर्थिक तरक्की? हाँ, जब टेक्नोलॉजी और उत्पादन इतना बढ़ जाएगा कि दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, तो लड़ाई, झगड़े, लालच, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। इंसान अपनी तकदीर का मालिक खुद बन जाएगा। लेकिन इस्लाम तो इंसान की कामयाबी को सिर्फ मादी तरक्की से नहीं जोड़ता। बिल्कुल नहीं। इस्लाम कहता है कि इंसान की असल कामयाबी और फलाह यानी कल्याण खुदा के दिए हुए रास्ते यानी शरीयत पर चलकर ही मुमकिन है। सिर्फ पेट भर लेना और जरूरतें पूरी कर लेना कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी एक रूहानी और अखलाकी सफर है जिसका मकसद खुदा की रजा हासिल करना है। तो एक नजरिया कहता है कि इंसान को उत्पादन के साधनों की जरूरत है, दूसरा कहता है कि इंसान को खुदाई मार्गदर्शन की जरूरत है। किताब में पेज 27 पर एक और बड़ी चौंकाने वाली बात कही गई है, वो ये कि समाजवादी नजरिए में जब इंसान अपने मादी हालात पर काबू पा लेगा तो उसे मजहब या खुदा की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, और ये उनके फलसफे का लॉजिकल नतीजा है। उनका मानना है कि मजहब की जरूरत इंसान को तब पड़ती है जब वो बेबस होता है, बीमारी से, गरीबी से या प्रकृति की ताकतों से डरकर। अच्छा। जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी इन सभी चीजों पर काबू पा लेंगे तो इंसान को किसी अनदेखी ताकत का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुदा का ख्याल खुद ब खुद दिमाग से निकल जाएगा। लेखक के लिए तो ये इंसानियत का सबसे बड़ा धोखा होगा। बिल्कुल। ये कहना कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, ये खुदा के वजूद से ही इनकार करने जैसा है। तो अब तक की सारी बातें घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ टिकती हैं, जो शायद सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी सवाल है, क्या इस दुनिया का कोई बनाने वाला है या नहीं? ऐसा लगता है कि सारे मतभेद की जड़ यही एक सवाल है। बिल्कुल, यही इस पूरी बहस का मरकजी नुक्ता है, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। लेखक यही साबित करना चाहते हैं कि मार्क्सवाद सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल फलसफा है। हाँ, एक मुकम्मल फलसफा हयात, अ कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ लाइफ। और इस फलसफे की बुनियाद दो चीजों पर है, मादियत, भौतिकवाद, और दहरियत, नास्तिकता। किताब में लेनिन का एक और हवाला है जो इसे जंगी दहरियत या मिलिटेंट एथिज्म कहते हैं। मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? मिलिटेंट यानी जंगी, क्योंकि मार्क्सवाद सिर्फ ये नहीं कहता कि हम खुदा को नहीं मानते, वो इससे एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि मजहब इंसान के लिए अफीम है
और हमें इसके खिलाफ एक सक्रिय जंग लड़नी होगी ताकि इंसानी समाज को इससे आज़ाद कराया जा सके। तो ये सिर्फ एक अकीदा नहीं, एक मिशन है। बिल्कुल एक मिशन है। और इस्लाम की तो पूरी इमारत ही खुदा पर ईमान से शुरू होती है। हाँ, इस्लाम का पहला कलमा ही ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तौहीद यानी खुदा की एकता इस्लाम का वो सेंट्रल पिलर है जिस पर पूरी दीन की इमारत खड़ी है। अगर आप उसे हटा दें तो कुछ नहीं बचता। कुछ भी नहीं। वहीं मार्क्सवाद की बुनियाद ही इस बात पर है कि मादा यानी मैटर ही असल हकीकत है और इस दुनिया से बाहर कोई खुदा नहीं है। तो लेखक के मुताबिक ये दो बिल्कुल उल्टे ध्रुव हैं। उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि ये मादे की वहदत, पदार्थ की एकता और खुदा की वहदत, ईश्वर की एकता के बीच का टकराव है। मार्क्सवाद कहता है कि इस कायनात की असल हकीकत मादा है और हर चीज, इंसान, उसकी सोच, उसकी रूह, सब उसी से निकली है और उसी में मिल जाएगी। जबकि इस्लाम कहता है कि इस कायनात की असल हकीकत खुदा है और हर चीज उसी ने बनाई है और उसी की तरफ लौटेगी। तो ये दो ऐसे नजरिए हैं जो एक साथ सच नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। इसीलिए लेखक इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समाजवाद सिर्फ एक गैर इस्लामी नजरिया नहीं है, बल्कि इस्लाम की बुनियाद के खिलाफ उसकी जिद में खड़ी एक विचारधारा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये निकलता है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान के विश्लेषण के मुताबिक इस्लाम और समाजवाद का टकराव किसी एक दो पॉलिसी को लेकर नहीं है। ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव है। एक दुनिया जो खुदा से शुरू होती है और खुदा पर खत्म होती है, और दूसरी दुनिया जो मादे से शुरू होती है और मादे पर ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। आपने इसे सही तरीके से समेटा है। लेखक की दलील के मुताबिक एक की बुनियाद वही यानी दिव्य रहस्योद्घाटन और स्थायी नैतिकता पर है, जबकि दूसरे की बुनियाद तारीकी भौतिकवाद और वर्ग आधारित हमेशा बदलती रहने वाली नैतिकता पर है। एक का मकसद खुदा की खुशी हासिल करना है और दूसरे का मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां खुदा की जरूरत ही महसूस ना हो। और इस टकराव के दिल में खुदा के वजूद का सवाल है, जो लेखक के नजदीक इन दोनों रास्तों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर देता है। ये किताब वाकई एक खास इस्लामी नजरिए से समाजवाद की एक बहुत मजबूत और सोचने पर मजबूर करने वाली आलोचना पेश करती है। लेकिन ये मुझे एक और सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इतिहास में ऐसी कोशिशें नहीं हुई जहां लोगों ने मजहबी ईमान और समाजवादी आर्थिक उसूलों को मिलाने की कोशिश की हो, जिसे अक्सर इस्लामिक सोशलिज्म कहा जाता है? अगर हाँ, तो इस किताब को पढ़ने के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि उन्हें किन